हेलो एंड वेलकम टू फॉर्मुलेटर। सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, ओके। सो हमारा पहला जो मॉड्यूल है, ओके, जिसमें हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। कुछ इसमें देखेंगे कि कुछ सर्टेन जो टॉपिक्स होंगे, कुछ टर्म्स होंगे जिसको हम पहले समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो समझेंगे कि डिजास्टर होता क्या है। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किस चीज को डिजास्टर कहेंगे और किसको डिजास्टर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेफिनेशंस है डिजास्टर के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ डेफिनेशन दिए हैं, ठीक है, डिजास्टर्स के। तो एक एक करके हम देखते हैं डेफिनेशंस को। पहले जैसे सबसे सिंपल एक जो इसका डेफिनेशन है कि डिजास्टर इज अ सीरियस डिसरप्शन टू अ कम्युनिटी और सोसाइटी दैट काउजेज वाइड स्प्रेड लॉसेज एंड इम्पैक्ट। मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो डिजास्टर क्या है? एक डिजास्टर जो है एक सीरियस डिसरप्शन है। ठीक है, डिसरप्शन मतलब क्या होता है? मतलब एक रुकावट है, एक, ठीक है, सीरियस डेंजर है। किसको? किसी कम्युनिटी को और सोसाइटी को। ठीक है, मतलब किसी एक पीपल का ना नहीं लेकर हम पूरे कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर जो जनरली इफेक्ट डालता है वो किस पे डालता है? पूरे कम्युनिटी पे डालता है या पूरे सोसाइटी पे डालता है। ठीक है, दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड लॉसेज, बहुत ही ज्यादा लॉस करता है। ठीक है, डिजास्टर जो होगा उससे बहुत ही वाइड स्प्रेड लॉसेज होते हैं, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज होता है। ठीक है, बिल्डिंग्स डैमेज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, तब अर्थक्वेक से पूरा सोसाइटी पे डैमेज आता है, बिल्डिंग्स पे डैमेज आता है। ठीक है, तो एक वाइड स्प्रेड लॉस करता है और बहुत ही ज्यादा इसका क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। तो डिजास्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डिजास्टर कैन बी काउज्ड बाय नेचुरल, मैन मेड या टेक्नोलॉजिकल हैजर्ड्स। ठीक है, मतलब ये नेचुरल भी हो सकता है। अब डिजास्टर क्या हो सकता है? नेचर के द्वारा हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब नेचुरल डिजास्टर है जो नेचर के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मैन मेड डिजास्टर्स हो गया। मैन मेड डिजास्टर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें क्या हुआ? लीकेज हो गया, तो वो क्या हो गया? एक मैन मेड डिजास्टर हो गया। मतलब गलती किसकी हुई? ह्यूमंस की गलती के कारण जो डिजास्टर्स आए वो मैन मेड कैटेगरीज में आ जाएंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स। ठीक है, हैजार्ड्स क्या है? हैजार्ड बेसिकली एक डेंजर है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल हैजार्ड्स कहने का मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, जो थ्रेट्स हैं, ठीक है, वो उसके कारण भी हो सकते हैं। एंड दे कैन बी सडन और अनफोल्ड ओवर टाइम, बहुत ही अचानक हो सकते हैं। ठीक है, जो अर्थक्वेक आता है किसी को बताकर तो आता नहीं, अचानक आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हो सकता है हैजार्ड, या ये जो हो सकता है इसका क्या हो सकता है? सडन हो सकता है, मतलब अचानक होगा। ओके, अब देखिए ये जो डिजास्टर वर्ड है वो कहां से आया है? बेसिकली ये आया है एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया है, डस, जिसका मतलब होता है बैड। ठीक है, डिजास्टर जो वर्ड आया है पूरा वो आया है डिजास्ट्रो से। ठीक है, जो डिजास्टर वर्ड है इंग्लिश का वो आया है डिजास्ट्रो, एक ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जिसमें डस का मतलब होता है बैड। ठीक है, डस का मतलब होता है बैड और एस्टर का मतलब होता है स्टार। ठीक है, इसका पूरे का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए बैड और एन इविल स्टार। ठीक है, मतलब बैड और एन इविल स्टार। तो अब इसको स्टार से क्यों रिलेट कर रहे हैं? ठीक है, इसको स्टार से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो इसका ओरिजिनलिटी है, मतलब ये वर्ड जो आया है, पहले जो डिजास्टर आते थे उन्हें किससे जोड़ा जाता था? स्टार्स से जोड़ा जाता था। जो इनका कॉज है डिजास्टर्स का, उन्हें प्लैनेट या स्टार से जोड़ा जाता था, इसीलिए ये वर्ड डिजास्टर यूज किया गया। ठीक है, तो द वर्ड डिजास्टर ओरिजिनली मींट एन अनफेवरेबल एस्पेक्ट ऑफ ए प्लैनेट और स्टार, मतलब किसी प्लैनेट और स्टार का कोई अनफेवरेबल एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब जो जाना ना गया हो, जो एक्सेप्टेड ना हो, अनफेवरेबल हो। This was based on the belief that the position of stars could influence human fate. एक्चुअली ये बिलीव तो अभी भी है, अभी भी हम मानते हैं ना कि तारों ग्रहों का जो होता है इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे। ठीक है, तो ये अभी भी मानते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी क्या है? एक सोच है जो मानता था कि पोजीशन ऑफ स्टार्स जो है वो क्या करते हैं? ह्यूमन फेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं।
ऑफन इन डिस्ट्रक्टिव वेज, और किस वे, डिस्ट्रक्टिव वे में मतलब कि भयानक वे में कह सकते हैं, मतलब ब्रेकिंग, डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, इन सब वेज में ये अफेक्ट करता था। ठीक है, तो समझ गए कि डिजास्टर क्या होता है और इसका ओरिजिन, ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, एंशिएंट ग्रीक से है, जिसका मतलब होता है एन इविल स्टार। आगे देखते हैं, देखिए WHO आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संस्था है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जिन्होंने डिजास्टर वर्ड को डिफाइन किया था। तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा कि ए सडन इकोलॉजिकल फेनोमेना, ठीक है, एक सडन क्या होना चाहिए, इकोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड टू रिक्वायर एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है, मतलब इतना उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल जो असिस्टेंस हो, एक्सटर्नल हेल्प हो, वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते क्या, डिजास्टर। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनी इवेंट टिपिकली अकर सडनली। ठीक है, अभी इससे पहले भी देखे थे कि ये इसमें जो इवेंट होंगे वो कैसे होंगे, सडन होंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, डैमेज काउज करेंगे, किसको, इकोलॉजिकल डिसरप्शन करेंगे, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होगा, और डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज होगा, मतलब हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सब क्या होंगे, ठप पड़ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, एंड विच exceeds the capacity of the affected community on a scale sufficient to require outside assistance। ठीक है, और ये बहुत लार्ज स्केल पे हो सकता है। ठीक है, ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका वो क्या होगा, बड़े लार्ज स्केल पे होगा, इतने लार्ज स्केल पे कि बाहरी असिस्टेंस, बाहरी हेल्प भी क्या हो, शायद हेल्प ना करे। ठीक है, इट इज एन इमरजेंसी ऑफ सच सिवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड दैट रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन of death, injury, illness, property damage cannot be effectively managed with routine procedures। मतलब बेसिकली यह है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत ही लार्ज स्केल पे होगा। ठीक है, और इसमें जो डैमेजेस होंगे वो बहुत ही सिवियर होंगे, बहुत ही हाई होंगे, और ये क्या करेंगे, इंजरी, डेथ, इलनेस, ये सब करेंगे। ठीक है, तो डिजास्टर इज फर्दर डिफाइंड, अब और भी जैसे देखे थे कि बहुत सारे डेफिनेशन है, तो अगर एक और भी इसको डिफाइन करना चाहें तो एन इवेंट इन विच ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी अंडरगोज एक्यूट डेप्रिवेशन ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक पूरा कम्युनिटी, ठीक है, क्या हो, फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज से क्या हो, डेफिशिएंट हो जाए। जैसे कि ड्राउट आता है, सूखा पड़ता है, तो क्या होता है, पानी की और फूड की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक डिजास्टर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, फूड और बेसिक चीजें जो होती है वो क्या होती है, उसकी कमी हो जाती है, और इसका कारण या तो नेचुरल हो सकता है या फिर मैनमेड हो सकता है। ठीक है, नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, और इसका जो एक्सटेंट होगा, मतलब जो लेवल होगा वो क्या होगा, मतलब हाई लेवल का होगा, दैट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सोसाइटी or the community is disrupted and cannot subsist without outside intervention। और जो नॉर्मल जो सोसाइटी का काम है वो क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगा, और उस बिना बाहरी हेल्प के वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है इसमें जो आपको समझना है, जैसे कि इसमें क्या होगा, फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज की शॉर्टेज होगी। दूसरा, ये नेचुरल या मैनमेड हो सकता है। तीसरा, इसमें जो लेवल ऑफ डैमेज होगा वो क्या होगा, काफी हाई होगा, सच दैट बाहरी हेल्प इसमें चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस जो डिजास्टर्स के हैं। ओके, तो अब कुछ डेटा देखते हैं जो इंडिया से रिलेटेड कुछ डेटा है। जैसे इंडिया में लगातार क्या आते रहते हैं, डिजास्टर्स आते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक एंड अदर डिजास्टर। तो कुछ डेटा है, आप देखिए, जैसे इंडिया जो है प्रोन टू मेनी नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर। आप जानते हैं इंडिया में क्या होता है, बहुत ही डिजास्टर्स जो है वो आते रहते हैं ड्यू टू इट्स यूनिक जियो क्लाइमेटिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसका कारण क्या है कि इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया का जो पोजीशन है कैसा है, यूनिक है, जियो क्लाइमेटिक, और उसका क्लाइमेट क्या है, वो क्या है, यूनिक है। तो इसी के कारण क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे डिजास्टर्स जो है आते रहते हैं। जैसे अगर अर्थक्वेक्स की बात करें
तो 58.6% ऑफ इंडियाज लैंड मास, ठीक है, मतलब इंडिया के लैंड मास का 58.6% क्या होता है, प्रोन है अर्थक्वेक से, ठीक है। प्रोन है अर्थक्वेक से कहने का मतलब कि यहाँ पे मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जो होते हैं वो रेगुलर आते रहते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया का 58.6% हिस्सा, ठीक है। दूसरा, अगर फ्लड्स की बात करें तो मोर देन 40 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है, इंडिया का जो पूरा एरिया है, ठीक है, आपको पता है इंडिया का एरिया कितना है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। टोटल एरिया कितना है इंडिया का, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर की अगर बात करें या फिर अगर परसेंट में देखें तो 12% है। ये टोटल का कितना है, लगभग 12% हिस्सा जो है वो क्या है, फ्लड्स से प्रोन है, ठीक है। क्या मतलब वहां क्या है, लगातार फ्लड्स आते रहते हैं। जैसे अगर बिहार की बात करें तो आपको पता होगा कि जो नॉर्थ बिहार है, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ बिहार का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ क्या है, लगातार जो है वो फ्लड्स आते रहते हैं नॉर्थ बिहार में। आप एक रिवर का नाम जानते होंगे, कोसी रिवर होती है, ठीक है। कोसी रिवर को क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा जानते हैं, क्योंकि कोसी रिवर लगातार जो है नॉर्थ बिहार में बाढ़ लाते रहती है। ये अपना रूट जो है वो बार बार चेंज करती है, ठीक है, जिसके कारण जो है कई सारे एरिया जो होते हैं इसमें बाढ़ में आ जाते हैं। तो और भी कई सारे रिवर्स हैं जो नॉर्थ बिहार में लगातार जो है वो बाढ़ लाते रहते हैं। वही अगर साउथ बिहार की बात करें तो इसमें क्या आता रहता है, ड्राउट आता है, मतलब यहाँ क्या होता है, पानी की कमी होती है साउथ बिहार में। और वही नॉर्थ बिहार की बात करें तो यहाँ क्या आता है, फ्लड आता है, ठीक है। तो मतलब इंडिया में 12% हिस्सा जो है इसी तरह फ्लड से प्रोन है, मतलब फ्लड वहां रेगुलर आते रहते हैं। और साइक्लोन और सुनामीज की बात करें तो साइक्लोन और सुनामीज क्लोज टू 5700 किलोमीटर ऑफ इंडियाज टोटल जो कोस्ट लाइन एरिया है, ठीक है, आपको पता है ना इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन एरिया कितना है, ठीक है। इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन एरिया अगर बात करें, यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है और यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। तो इंडिया का दो कोस्ट लाइन होता है। पहला मतलब अगर बात करें तो टोटल कोस्ट लाइन एरिया की अगर बात करें, टोटल कोस्ट लाइन लेंथ की अगर बात करें तो ये गुजरात से शुरू होता है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल तक है। ये क्या हुआ, मेन लैंड कोस्टल एरिया हुआ, जिसका लेंथ जो होता है वो लगभग कितना होता है, लगभग 6100 किलोमीटर के लगभग है। ये मेन लैंड की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अंडमान एंड निकोबार और प्लस लक्षद्वीप के जो कोस्ट लाइन एरियाज है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा जो टोटल कोस्टल एरिया है वो कितना है, लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है, जैसे 7516 किलोमीटर है, ठीक है, ये टोटल कोस्ट लाइन एरिया। तो इसमें इतना कोस्ट लाइन एरिया में जो हमारा टोटल है उसमें से देखिए 5700 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है उसमें लगातार क्या साइक्लोन और सुनामीज आते रहते हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे बार बार कि इधर हमारा क्या है, इधर है अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो लगातार जो है वो साइक्लोन्स आते रहते हैं अरब सी से, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से ईस्टर्न साइड में और अरेबियन सी से वेस्टर्न साइड में लगातार साइक्लोन्स आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे साइक्लोन एंड सुनामीज प्रोन भी है भारत, ओके। नेक्स्ट, अगर अर्बन फ्लडिंग की बात करें, मतलब शहरों में जो फ्लडिंग होती है, तो लगभग 5161 अर्बन लोकल बॉडीज, 5161 अर्बन लोकल बॉडीज जो है वहां पे क्या है, अर्बन फ्लडिंग होती है, ठीक है। 5161 अर्बन लोकल बॉडीज। इसके अलावा भारत में अदर अगर कुछ हैजार्ड्स की अगर बात करें, ये तो कुछ मेन हैजार्ड्स थे, मेन क्या कर सकते डिजास्टर्स थे जो भारत में आते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी फायर इंसिडेंट्स, ठीक है, मतलब आग लगना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होना, अदर मैनमेड डिजास्टर जिसमें से केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एडिशनल हैजार्ड्स होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें केमिकल की अगर बात करें, ठीक है, तो आपको पता है 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुआ था, आपको पता है कौन सा गैस लीक हुआ था,
इसमें लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये एक गैस था जो वहां से एक वहां पे जो प्लांट था उससे ये मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गया था, जिसके कारण कई लोगों की क्या जाने चली गई थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट से 1984 में हुआ था। इसी को भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक चेरनोबिल प्लांट था, उसमें भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लीक हुए थे। तो ऐसे केमिकल और बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स जो है वो होते रहते हैं। ठीक है, डिजास्टर्स आते रहते हैं। ओके, तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सेवरल डेफिनेशन है, कुछ सर्टेन टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। आगे जो भी हम मॉड्यूल्स को डील करेंगे, टॉपिक्स को डील करेंगे, उसमें ये जो टर्म्स होंगे आपको फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, तो इन सब टर्म्स को समझना जरूरी है। तो सबसे पहला जो टर्म है इमरजेंसी, आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, इमरजेंसी वर्ड से। क्या होता है इमरजेंसी? इमरजेंसी इज अ स्टेट इन विच नॉर्मल प्रोसीजर्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स आर टेकन। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर्स बंद कर दिए जाते हैं और क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, कुछ स्पेशल स्टेप्स होते हैं, वो लिए जाते हैं। किस लिए? टू अवॉइड अ डिजास्टर। और डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम कुछ स्पेशल स्टेप्स लेते हैं। एन इमरजेंसी कैन बी डिफाइंड in the context of the social, political and epidemiological circumstances in which it occurs। अब इसको आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। सोशल, पॉलिटिकल। देखिए, सोशल इमरजेंसी भी आ सकता है, जैसे आपका आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है नेशनल इमरजेंसी में? ठीक है, ये 3 कारणों से लगता था नेशनल इमरजेंसी। मान लीजिए कि कहीं वॉर हो गया, ठीक है, कहीं पे वॉर हो गया, अटैक हो गया, एक्सटर्नल अटैक हो गया, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो गया, मतलब जो लोग हैं वो सड़कों पे बंदूक लेके उतर आए। तो इन सब कारणों से सरकार जो है वो क्या लगा सकती थी? नेशनल इमरजेंसी लगा सकती थी अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, 352 के अंदर वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता था कि कुछ स्पेशल लॉ वहां पे फोर्सफुली लगाए जाते थे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के केस में कुछ यही होता, तो ये सोशल इमरजेंसी का एक केस मान सकते हैं। उसी तरह अलग अलग मतलब पॉलिटिकल, सोशल और एपिडेमोलॉजिकल सर्कमस्टांस, मतलब कोई बीमारी आ गया, जैसे कोविड का सिचुएशन था, आप जानते होंगे कोविड-19 जब आया था तो वो भी क्या था? एक इमरजेंसी का ही सिचुएशन था। उसमें भी क्या लग रहा था? लॉकडाउन लग रहा था। तो वो लॉकडाउन क्या है? एक नॉर्मल, एक मतलब नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, कोई क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है। तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है इमरजेंसी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा टर्म जो है वो है हैजार्ड। ठीक है, हैजार्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हैजार्ड इज अ रेयर एक्सट्रीम इवेंट है। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, रेयर है। रेयर का मतलब कि जो फ्रीक्वेंटली अकर नहीं होता है, वंस इन मतलब ब्लू मून जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं रेयर। तो इज अ रेयर और एक्सट्रीम इवेंट है इन द नेचुरल और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट दैट एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। एक रेयर इवेंट है, एक्सट्रीम इवेंट है जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। ह्यूमन लाइफ के अलावा प्रॉपर्टी को, एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, और ये कॉज करता है डिजास्टर को। ठीक है, हैजार्ड डिजास्टर नहीं है, बट हैजार्ड ही कॉज करता है किसको? कॉजिंग एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर। ओके, इट इज एसेंशियल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप हैजार्ड को डिजास्टर नहीं कह सकते। ठीक है, हैजार्ड और डिजास्टर क्या है? 2 अलग चीजें हैं। एंड टू रिकॉग्नाइज द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर अपॉन द लैटर, मतलब हैजार्ड का क्या इफेक्ट आता है डिजास्टर पे, आपको ये समझना है। ठीक है, ए मेजर ऑफ द सोसाइटीज वल्नरेबिलिटी। ठीक है, वल्नरेबिलिटी ये शब्द जो है इसको हम समझेंगे कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। इट इज एसेंशियल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर। द प्रेजेंस ऑफ हैजार्ड बाय इटसेल्फ कैन नीदर कॉज रिस्क नो डिजास्टर। ठीक है, सिर्फ अगर हैजार्ड का प्रेजेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजास्टर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट हैजार्ड कैन कॉज डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं,
वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है? डिग्री ऑफ लॉस। ठीक है, मान ले अगर इसको हम डिफाइन करें कि किसी एरिया में जो है, कोई एरिया कितना वल्नरेबल है, कितना अगर उसमें डिजास्टर आता है तो उस एरिया में कितना लॉस वो सह सकता है, कितना लॉस हो सकता है, इसको हम वल्नरेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इज द डिग्री ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम ए पोटेंशियली डैमेजिंग फेनोमेना। ठीक है, पोटेंशियली डैमेजिंग फेनोमेना मतलब मान लीजिए कोई भी फेनोमेना आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, तो उसके कारण कितना लॉस हो सकता है, कितना डिग्री ऑफ लॉस उस पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है, इसी को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। इट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवेंट। अब मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकुलर जो पीपल हैं या पर्टिकुलर कोई सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, वो ससेप्टेबल होता है। ससेप्टेबल कहने का मतलब कि अब कोई ऐसा एरिया है, जैसे मान लीजिए जापान में बहुत सारे क्या आते हैं, भूकंप आते रहते हैं, तो वहां के लोग जो है अर्थक्वेक के लिए क्या है, ससेप्टेबल है। वो जानते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो आता है रेगुलरली, तो अपने उस हिसाब से वो क्या करते हैं, घर बनाते हैं, उस हिसाब से रहते हैं, तो वो क्या है, ज्यादा ससेप्टेबल है उस चीज के लिए। तो ये जो है वो पॉपुलेशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवेंट होगा। ठीक है, वल्नरेबिलिटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डिग्री ऑफ पॉसिबल और पोटेंशियल लॉस फ्रॉम अ रिस्क दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए हैजार्ड। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि डिग्री ऑफ पॉसिबल और पोटेंशियल लॉस मतलब कितना लॉस जो है वो हो सकता है। ठीक है, कोई भी हैजार्ड आ रहा है, कोई भी डिजास्टर आ रहा है, तो वो कितना लॉस कर सकता है, कितना पोटेंशियल है उसमें वो लॉस करने में, तो ये वल्नरेबिलिटी से जानते हैं। ठीक है, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटेंसिटी इंक्लूड डेमोग्राफिक। ठीक है, डेमोग्राफिक कहने का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक, एज, रेजिलियंस ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट जो है वो कितना रेजिलियंट है, कितना उस हैजार्ड को सह सकता है, डिजास्टर को सह सकता है। टेक्नोलॉजी, सोशल डिफरेंशिएशन एंड डाइवर्सिटी एज वेल एज रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स मतलब ये सारे क्या है, फैक्टर्स जो इस इंटेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, दिस आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटेंसिटी। अभी कौन कौन से हैं, डेमोग्राफिक हो सकते हैं, एज हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है, डाइवर्सिटी हो सकता है। तो दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, डिजास्टर मेनली अकर्स वेल वल्नरेबिलिटी एंड हजार्ड मीट। ठीक है, जब ये दो जो हैं आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, डिजास्टर होता है। ठीक है, ए डिजास्टर अकर्स व्हेन हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी मीट। जब वल्नरेबिलिटी और डिजास्टर, हजार्ड आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, डिजास्टर होता है। ठीक है, मतलब कि हजार्ड इज द पोटेंशियल थ्रेट और वल्नरेबिलिटी क्या है कि उस एरिया की क्या ससेप्टिबिलिटी है उस डिजास्टर को झेलने की, और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, डिजास्टर होगा। ठीक है, नाउ वल्नरेबिलिटी की अगर बात करें तो क्या क्या कॉजेज हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, पोवर्टी हो सकता है, ठीक है, पावर स्ट्रक्चर, रिसोर्स, ठीक है, आइडियोलॉजी, एज, सेक्स, इलनेस। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉजेज है वल्नरेबिलिटी के। उसी तरह अगर इसमें हजार्ड की बात करें तो हजार्ड को क्या क्या ट्रिगर करते हैं, तो अर्थक्वेक, हाई विंड्स, फ्लड, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट, ये सब जो टर्म्स आप देख रहे हैं ये सब क्या करते हैं, हैजार्ड को ट्रिगर करते हैं, मतलब हैजार्ड को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कह सकते हैं, वॉर, सिविल स्ट्राइक। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है जिसे कहते हैं मिटिगेशन। ठीक है, तो मिटिगेशन वर्ड का क्या मतलब है, तो मिटिगेशन इज अ परमानेंट रिडक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ ए डिजास्टर। मतलब जो डिजास्टर है उसका जो रिस्क है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसको मिटिगेट करने का मतलब ही क्या होता है, कम करना होता है या खत्म करना। ठीक है, कम करना होता है, तो रिस्क को कैसे हम परमानेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, इसी टर्म को बोलते हैं मिटिगेशन। ओके, तो प्राइमरी मिटिगेशन, अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी हो सकता है और एक सेकेंडरी मिटिगेशन हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मिटिगेशन होता है। प्राइमरी मिटिगेशन की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द हैजार्ड एंड रिड्यूसिंग द वल्नरेबिलिटी।
मतलब हैजार्ड को रिड्यूस करना, हैजार्ड के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना और वल्नरेबिलिटी को क्या करना, रिड्यूस करना। ये प्राइमरी के अंतर्गत आएंगे। और सेकेंडरी में क्या आएगा, इफेक्ट्स को रिड्यूस करना, हैजार्ड का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है। मिटिगेशन इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग दैट डिजास्टर विल अकर। ठीक है। मिटिगेशन में क्या क्या आते हैं स्टेप्स, इसमें क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आप मिटिगेशन कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आप क्या करेंगे, डिजास्टर विल अकर, अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है। सबसे पहले तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि डिजास्टर होने वाला है। ठीक है। मतलब कोई डिजास्टर अगर आने वाला है तो मिटिगेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। जैसे कि अर्ली वार्निंग्स आते हैं, मान लीजिए कहीं पे फ्लड आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो अर्ली वार्निंग्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है मिटिगेशन में, रिकॉग्नाइज करना कि किस तरह का डिजास्टर आने वाला है। दूसरा, अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट। अब मान लीजिए कि कहीं पे फ्लड आने वाला है, तो पहले से पता है कि यहाँ पे फ्लड आने वाला है, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया को खाली करवा सकते हैं जितना से जितना हो सके। उस एरिया से ह्यूमन लाइफ को या फिर कीमती चीजों को हम हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा काम है कि हार्मफुल इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं। तीसरा, लिमिट देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सफरिंग, मतलब ह्यूमंस को जो डैमेज है उस पे हम कम करें। ठीक है। ह्यूमन सफरिंग को कम करें मिटिगेशन में। ठीक है। और चौथा, इकोनॉमिक एसेट्स, मतलब जितने भी इकोनॉमिक और वैल्यूएबल चीजें हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये मिटिगेशन के कुछ प्रोसेस हैं। ठीक है। रिकॉग्नाइज करना, रिड्यूस करना, ठीक है, लिमिट करना ह्यूमन सफरिंग को, और एसेट्स को बचाना। ओके ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन। ओके। प्रिवेंशन का मतलब तो होता है बचाव। ओके। बचाव यानी प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज दोज एक्टिविटीज, मतलब वैसे एक्टिविटी जो नेचुरल फेनोमेना या पोटेंशियल हैजार्ड को क्या करे, उसके हार्मफुल इफेक्ट को बचा सके, कम कर सके, है ना। बेसिकली बचा सके। मिटिगेशन में कम करना होता है, लेकिन इसमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ओके। मतलब जो लोग हैं, जो डिजास्टर मान लीजिए आने वाला है, तो डिजास्टर से कैसे हम बचा सकते हैं लोगों को, प्रिवेंशन। डिलेड एक्शन ड्रेन द इकोनॉमी एंड द रिसोर्सेज फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स विद इन रीजन। ठीक है। तो ये डिलेड एक्शन क्या कर सकता है, मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स को खराब कर सकता है। मतलब डिलेड एक्शन करने का मतलब है कि मान लीजिए किसी एरिया में कोई डिजास्टर आया, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए ताकि कम से कम उसका इम्पैक्ट पड़े, है ना, लोगों पे। फॉर डेवलपिंग नेशंस प्रिवेंशन इज परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन मैनेजिंग डिजास्टर। डेवलपिंग नेशन के लिए ये प्रिवेंशन जो है वो सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। ठीक है। जो हाउएवर इट इज क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रमोट, और ये सबसे डिफिकल्ट काम भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन प्लानिंग जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन करना है तो उसको 2 स्टेप्स में किया जाता है। पहला, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से, आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल थ्रेट्स, मतलब क्या क्या थ्रेट्स हैं, मतलब किसी कोई कम्युनिटी है, कोई एरिया है, तो उसमें एक्चुअल क्या क्या थ्रेट्स हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में पोटेंशियल थ्रेट हैजार्ड क्या है, फ्लड तो नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ड्रॉट होगा, सूखा पड़ता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है। और दूसरा होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, मतलब असेस करना कि वो एरिया जो है वो, अगर वो डिजास्टर वहां पे आता है तो उसको वो कैसे झेल सकता है, वो कितना उस एरिया जो है वो उसको झेल सकता है। इवेलुएटिंग द रिस्क एंड कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी, मतलब उसको इवेलुएट करना कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कम्युनिटी कि वो डिजास्टर को हैंडल कर सके। ठीक है। वंस दिस इशू पुट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इमरजेंसी मैनेजर कैन डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट प्रिवेंशन। ठीक है। अब ये सब अगर होने के बाद क्या होता है, इमरजेंसी मैनेजर्स जो होते हैं, जैसे कि भारत में आप जानते होंगे एनडीआरएफ होती है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम होती है, ठीक है, एनडीआरएफ फोर्स होता है,
ठीक है। सबसे पहले होता है एनडीएमए, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो सोल बॉडी है पूरे भारत में, कोई भी डिजास्टर अगर आता है तो उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, और ये किसके थ्रू मैनेज करती है? एनडीआरएफ के थ्रू, जो कि है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या होता है? ये नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे होता है एसडीआरएफ, मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। ठीक है, तो दीज आर द इमरजेंसी मैनेजर्स आप बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, सारी चीजों को असेस करने के बाद अपना एक्शन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी। ओके, प्रिपेयर्डनेस आर द मेजर्स दैट इंश्योर द ऑर्गेनाइज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे फ्लड आया, तो हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, मतलब आप जो है वो कितने प्रिपेयर हैं उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो आप कैसे आप अपने लोगों को वहां पे भेज सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, फंड्स कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कोई भी कहीं पे भी फ्लड आता है तो आप देखते होंगे कि क्या होता है, डोनेशंस वगैरह जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, फंड्स की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा इक्विपमेंट्स पहुंचाना। ठीक है, जल्दी से जल्दी वहां पे जरूरी इक्विपमेंट्स को पहुंचाना, सप्लाईज को पहुंचाना, क्योंकि मान लीजिए कहीं पे अगर फ्लड आया तो वहां पे सबसे ज्यादा शॉर्टेज जो होता है फ्लड के केस में, वो क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज हो जाता है वो है ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर पीने का पानी नहीं होगा तो दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर के अलावा फूड का शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का शॉर्टेज हो जाता है, तो जैसे ही फ्लड कहीं एरिया में आए तो सबसे पहला क्या काम है, सप्लाईज को पहुंचाना। ठीक है, जल्दी से जल्दी लोगों के पास, विद इन ए सेफ इन्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव रिलीफ। Next, disaster preparedness is building up of capacities before a disaster situation prevails in order to reduce impact। मतलब disaster preparedness का ये मतलब नहीं कि disaster आने के बाद ही हम तैयार होंगे, disaster के आने के बाद ही जाएंगे। आप इससे पहले भी, किसी disaster आने से पहले भी आप उस situation को मतलब कंट्रोल करने के लिए कुछ पहले से भी तरीके अपना सकते हैं। ठीक है, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। इट्स मेजर्स इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिजर्व। मान लीजिए कि किसी एरिया में कोई एरिया जो है वो प्रोन है फ्लड्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक अच्छा फूड रिजर्व पहले से ही तैयार करके रखेंगे। ठीक है, फूड रिजर्व को रखेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी रिजर्व फंड्स को तैयार करके रखेंगे। ये डिजास्टर से पहले की बात है ना। फूड रिजर्व को पहले ही से रखेंगे, फंड्स को तैयार करके रखेंगे पहले ही, ताकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए तो उसके लिए वो रेडी रहें। इसके अलावा सीड रिजर्व, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज को मजबूत रखेंगे। इसके अलावा वार्निंग सिस्टम्स को अच्छा रखेंगे कि कोई फ्लड कोई भी डिजास्टर आने वाला है तो उसको पहले ही हम लोगों तक ये न्यूज को पहुंचा सकें। इसके अलावा लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में केपेबल होने चाहिए। रिलीफ मैनुअल होना चाहिए एंड सेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विच कैन बी डन बिफोर द डिजास्टर, मतलब डिजास्टर से पहले किया जा सकता है। और डिजास्टर के बाद हम क्या करेंगे, अपने लोगों के भेजना, फंड, इक्विपमेंट, सप्लाईज को वहां पे पहुंचाना। तो दीज आर द सम ऑफ द मेजर्स जो कि हम प्रिपेयर्डनेस में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ टर्म जैसे रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन करने का मतलब है कि कहीं पे अगर डिजास्टर आ गया, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, फिर से जो रीडेवलपमेंट का काम होगा, वही आता है रिकंस्ट्रक्शन। मतलब फुल रिजम्पशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रिवेंटिव मेजर, मतलब फिर से सब सारी चीजों को क्या करना, स्टार्ट करना। जो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, फिर से क्या करना, रिज्यूम करना। इसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन, मतलब
रीस्टोरेशन ऑफ बेसिक सोशल फंक्शन, यानी जो बेसिक फंक्शंस है उसको फिर से क्या करना, रीस्टोर करना। रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी, कैपेसिटी टू रिकवर। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि कितना कैपेसिटी है फिर से उसको रिकवर करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही जापान का एग्जांपल अगर लें तो जापान में रेगुलर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे रेगुलर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और वहां पे रेगुलर रिकंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, ठीक है। तो क्या है, जापान जो है वो बहुत ही ज्यादा रेजिलियंट है, ठीक है, इस चीज में, अर्थक्वेक के केस में। उसी तरह तीसरा जो आगे है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। मतलब डिजास्टर का अगर इम्पैक्ट आ गया उसके बाद का जो है हमारा क्या रिस्पॉन्स है, हम किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, वो इसके अंतर्गत देखेंगे। इन ऑर्डर टू असेस द नीड्स, रिड्यूस द सफरिंग, लिमिट द स्प्रेड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। मतलब इसमें हम रिस्पॉन्स में क्या देखेंगे कि किसी डिजास्टर के आने के बाद हम उसको कैसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सफरिंग को, मतलब किसी लोगों के सफरिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको फिर से सब कुछ को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, रिस्पॉन्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा रिस्क, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। रिस्क का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। मतलब कोई डिजास्टर आने में क्या रिस्क है, क्या हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है, कितना लॉस हो सकता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, रिस्क में आएगा। अब रिस्क में कैसे लॉस हो सकता है, पर्सनल लॉस, डैमेज टू प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये किसी तरह के लॉस हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क इज द प्रोडक्ट ऑफ हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि रिस्क जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी और हैजार्ड का प्रोडक्ट क्या होगा, रिस्क होगा। और बेसिकली ये अर्थमेटिक नहीं है, ठीक है, इसको ये मत समझ, दिस इज अर्थमेटिक, बट थ्योरेटिकली अगर बात करें तो रिस्क क्या है, हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी है, ओके। So, risk is the probability that a person will experience an event in specified period of time, ठीक है। रिस्क क्या है, एक probability है जब किसी टाइम में कोई पर्सन जो है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में वो पर्सन जो है वो किसी इवेंट को कितना एक्सपीरियंस करेगा, इसी को बोलते हैं रिस्क। एंड रिस्क एज ए फंक्शन ऑफ हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी ए रिलेशनशिप दैट इज फ्रीक्वेंटली इलस्ट्रेटेड। यही जो बोल रहे हैं कि रिस्क क्या है, हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय द अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैजार्ड। मतलब जो हैजार्ड के जो अनवांटेड रिजल्ट्स है, कॉन्सिक्वेंसेज है, उसको फेस करना, ठीक है, उसी का क्या है, फेस करना, वही क्या है, रिस्क है। इट कंबाइंस द लेवल ऑफ हैजार्ड एंड डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। जैसा कि अभी देखे थे कि रिस्क क्या था, हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी दोनों का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करता है, कंबाइन करता है। रिस्क असेसमेंट इज अ टर्म यूज्ड वाइडली फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, मतलब कि कहीं पे भी अगर कोई हैजार्ड आने वाला है, ठीक है, तो उसके रिस्क को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं जो वहां पे आ सकते हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है। ससेप्टेबिलिटी इज द एक्सपोजर टू डेंजर, ठीक है। तो ससेप्टेबिलिटी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सपोजर टू डेंजर, मतलब डेंजर से एक्सपोज होना, दैट इज द ससेप्टेबिलिटी। नाउ वी विल सी सम फैक्टर्स, ठीक है, कि डिजास्टर के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट आर द सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर। जैसे पहला अगर देखें तो पोवर्टी, ठीक है। अब आप कहेंगे पोवर्टी कैसे एक फैक्टर है डिजास्टर के लिए, तो बिल्कुल है। वर्चुअली ऑल डिजास्टर स्टडीज शोज दैट wealthiest of population survive the disaster, remains unaffected और are able to recover, ठीक है। आप जानते होंगे कि एक डाटा जो है ये शो करता है कि जो वेल्दीएस्ट पीपल होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिजास्टर्स को इजीली सरवाइव कर पाते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, पुअर पीपल्स, ठीक है। तो पोवर्टी जो है
एक रिस्क फैक्टर है किसके लिए, डिजास्टर के लिए, कि पुअर पीपल ज्यादा रिस्क इसके लिए रिस्क है उनके लिए और रिच के लिए कम है। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, अर्थ पे। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल क्या करेंगे, विल कम्पीट फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज का यूज करना चाहेंगे, ठीक है, बहुत ही तेजी से रिसोर्सेज का यूज करना चाहेंगे। अब इतनी तेजी से रिसोर्सेज का अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, डिजास्टर आएगा, ठीक है। तो दिस विल लीड टू डिजास्टर, क्राइसिस इंड्यूस्ड माइग्रेशन डिजास्टर्स। इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से शहरों का विकास कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, शहरों का विकास कर रहे हैं। तो दिस कंपटीशन फॉर स्कार्स रिसोर्सेज इन एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड इन्वर्नेशन। इससे क्या हो रहा है कि जंगलों को तेजी से काटकर हम शहरों को बसा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बारिश कम हो रही है, जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, डिजास्टर्स के कारण है। रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, डिजास्टर बढ़ रहा है। इसके अलावा ट्रांजिशन इन कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे सोसाइटीज हो गए कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एंड कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, लगातार जो है उनके कल्चरल बिलीफ्स जो है वो बदल रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा किस पे, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट टू अ डिजास्टर, ठीक है। तो दिस ट्रांजिशन और ऑफन एक्सट्रीमली डिसरप्टिव, अनइवन है, जिसके कारण क्या है, गैप्स आ रहे हैं, सोशल गैप्स आ रहे हैं, ठीक है, लोगों के बीच, और क्या हो रहा है, एंड टेक्नोलॉजी के बीच। कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज ट्रांजिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस लीड टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉम्युनल वायलेंस हो रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ठीक है, और भी कई जगह पे ये जो कॉम्युनल वायलेंस हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक मैन मेड डिजास्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन सब के कारण भी क्या हो रहा है, सोशल डिफरेंसेस के कारण, सोशल जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, कॉम्युनल राइट्स हो रहे हैं, ठीक है, सोशल डिफरेंसेस के कारण क्या आ रहे हैं, कॉम्युनल वायलेंस हो रहा है और डिजास्टर्स हो रहे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है किसका, डिजास्टर का, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, लगातार डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, ओशियंस खराब हो रहे हैं, रिवर्स गंदे हो रहे हैं, तो दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल है ना, डिजास्टर्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, रैपिड रन ऑफ सॉइल हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी एरिया से आप ट्रीज को खत्म करेंगे तो उस एरिया में जो सॉइल है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जब बारिश होगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा वहां पे। अब मान लीजिए कि कोई माउंटेन है, वहां पे ट्रीज खत्म हो गए तो क्या होगा, ये सॉइल्स क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, जिसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन ये सब क्या होंगे, कारण बनेंगे डिजास्टर्स के लिए। इसके कारण क्या होगा, फ्लड्स आएगा। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब आपको जानकारी की कमी है, नॉलेज की अगर कमी है तो इसके कारण भी इट कैन लीड टू डिजास्टर्स, ओके। डिजास्टर्स कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ पीपल वल्नरेबल टू देम सिंपली डू नॉट नो हाउ टू गेट आउट हार्म, मतलब कि अगर आपको पता नहीं, ठीक है, अगर आप ट्रेंड नहीं है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ, मतलब अर्थक्वेक्स, मान लीजिए कि अगर कहीं पे अर्थक्वेक आता है और आप ट्रेंड नहीं है कि हाउ टू सर्वाइव फ्रॉम दिस, तो दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ दैट डिजास्टर, उस डिजास्टर के इम्पैक्ट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसलिए नॉलेज और अवेयरनेस जो है बहुत ही जरूरी होता है, किसके लिए, डिजास्टर के इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वॉर्स एंड सिविल स्ट्राइफ, ठीक है, वॉर्स, जैसे कि अभी वॉर हो रहा है रसिया और यूक्रेन में, ठीक है, कई दिनों से ये वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। तो इसके कारण क्या हो रहा है, लगातार हम रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पे मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह के जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है हमारे किस पे, इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो लीड टू डिजास्टर्स, ओके। नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, मतलब डिजास्टर के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये जो था इससे पहले क्या थे, कारण थे, ठीक है, क्या क्या कारण जो है
वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं कि डिजास्टर आने के बाद उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो डिजास्टर्स कैन हैव मेनी इफेक्ट्स, ठीक है, डिजास्टर से कई सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। डिजास्टर्स हैव मैसिव ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, दे में कॉज मेनी डेथ्स, सीवियर इंजरीज एंड फूड शॉर्टेजेस। डिजास्टर के कारण क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, इंजरीज हो सकता है और फूड शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। अब इसमें एक एक करके देखते हैं, जैसे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिजास्टर कैन कॉज फिजिकल इंजरी, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर कोई डिजास्टर आता है, फ्लड, अर्थक्वेक, कुछ भी आ सकता है, उसके कारण क्या हो सकता है, फिजिकल इंजरी हो सकता है, डेथ हो सकता है, या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। वो डिजास्टर के आने के बाद और डिजास्टर के जाने के बाद भी हो सकता है कि आप मेंटली जो है वो उससे मतलब आपको वो जाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम करता रहे मेंटली। इसके कारण क्या हो सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। तो स्ट्रेस रिएक्शंस आफ्टर ए डिजास्टर कैन बी सिमिलर, ठीक है, स्ट्रेस हो सकते हैं आप, डिप्रेशन हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो डिजास्टर से हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, तो डिजास्टर क्या करेगा, इकोनॉमिक लॉस करेगा। कोई बिल्डिंग है उसको खत्म कर देगा, है ना, कोई फॉरेस्ट है उसको खत्म कर देगा। तो दीज आर ऑल इकोनॉमिक लॉसेस एंड मेक हार्डर टू रिकवर, और फिर से रिकवर करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा सोशल डिसरप्शंस हो सकते हैं। डिजास्टर कैन डिसरप्ट कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, जो सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, उसको क्या है वो डिसरप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डैमेज कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है, इन्वायरमेंट को हमारे डैमेज कर सकता है, रिवर को खराब कर सकता है, फॉरेस्ट को खराब कर सकता है, ठीक है, हमारा इकोसिस्टम खराब कर सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, डिजास्टर कैन डैमेज सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड मतलब आजीविका के जो हमारे स्रोत हैं, ठीक है, इनकम के जो स्रोत है उसको खत्म कर सकते, एंड कॉज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है। अगर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि लॉस ऑफ लाइवलीहुड एक और कारण हो गया किसका, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर, जिसमें कई सारे टर्म्स थे जो हमने देखे, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आगे ये सारे टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर देखा, कॉजेज ऑफ डिजास्टर देखा, ठीक है।